नरेश जी को अपने बेटों के प्यार की झूठी पट्टी तब खुली जब वह रिटायरमेंट होकर वह अपने बेटे और बहू के साथ उनके घर में रहने के लिए गए। उनके बेटे और बहू उनकी सेवा पानी और सम्मान पैसे लेने के लिए कर रहे थे। जब दोनों बेटों को पैसे और जमीन मिल गई तब दोनों पति पत्नी को दुत्कार दिया। आज नरेश जी अपने घर के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे हुए गुनगुनी धूप सेंक रहे थे। अचानक उन्हें एक भीनी सी सुगंध आने लगी। देखा तो श्रीमती जी कुरकुरे पकौड़े से भरी प्लेट लिए उनके सामने खड़ी थी। अपनी मनपसंद चीज देखते हुए पकौड़ों के शौकीन नरेश जी की बाँछें खिल उठी। ममता जी आप कैसे जान गई मेरे दिल की बात, कहते हुए नरेश जी ने हैरानी जताई। तो ममता जी बोली, पति देव 35 साल हो गए हैं आपके साथ रहते रहते। अब तो आपकी रग रग से वाकिफ हो गई हूँ मैं। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। इतने अच्छे से तो मैं खुद को नहीं जान पाया जितना आप मुझे जानती हैं। ममता जी मुस्कुराते हुए अपना रोजाना सिलाई कढ़ाई का काम लेकर बैठ गई। यह क्या ममता जी, आप फिर से वही सिलाई कढ़ाई में जुट गई? अरे 2 ऑर्डर थे, बस वही पूरे करने हैं। आप तो जानती हैं कल मैं नौकरी से रिटायर हो रहा हूँ और कल से आप भी इस काम को बिल्कुल नहीं करेंगी। हर महीने दुकान का किराया आता है, फिर अब तो रिटायरमेंट पर 40 लाख मिल ही जाएंगे हमें और महीने की पेंशन आएगी सो अलग, बाकी की ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजार सकते हैं। हम दोनों ज़िंदगी की इस भागदौड़ में जीवन कैसे गुजारा गया पता ही न चला, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी सुकून भरे पल आराम से गुजार ही ना सके। अब तो बस आराम भरी ज़िंदगी जीने का इरादा है। अभी नरेश जी और उनकी पत्नी बात कर रहे थे कि इतने में फ़ोन की घंटी बज उठी। नरेश जी ने फ़ोन उठाया और हाँ नितिन बेटा, तुम लोग रिटायरमेंट की पार्टी की तैयारी के लिए सुबह सुबह पहुंच जाना। 2 ही दिन बाकी हैं, गौरव भी समय पर पहुंच जाएगा। जी पिताजी आप फिक्र मत कीजिए। नरेश जी और ममता जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़े बेटे नितिन का एक्सपोर्ट का कारोबार है और छोटा बेटा गौरव मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है और बेटी गौरी पति व बच्चों के साथ आगरा में ही रहती है। नरेश जी का आगरा शहर के पास एक गांव में अपना एक पुश्तैनी मकान है जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और पास में ही एक दुकान है जिसे उन्होंने किराए पर चढ़ाया हुआ है। अगले दिन उनके दोनों बेटे बहुए और पोता सुबह सुबह नरेश जी के घर पहुंच गए। पार्टी की सारी तैयारी अच्छे से हो गई। शाम को बेटी और दामाद भी समय से पहुंच गए। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। बेटी और दामाद पार्टी खत्म होते ही चले गए। इस दौरान नरेश जी ने महसूस किया कि उनका बेटा नितिन उनसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। पार्टी समाप्त होने के बाद उन्होंने नितिन को बुलाया और कहा, नितिन तुम कहना चाहते हो? पिताजी आप तो अब रिटायर हो गए हैं तो मैं और सोनिया चाहते थे कि अब से आप और माँ हमारे साथ रहें। यह सुनकर माँ बोली, लेकिन बेटा इसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ अपना घर है और फिर यहाँ आस-पास के माहौल की तो हमें आदत हो गई है। इस पर नरेश जी बोले, ममता अगर नितिन और बहू चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें तो इसमें हर्ज ही क्या है? बेटे और बहू से इस उम्र में सेवा नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? अरे वाह दादू दादी हमारे साथ जाएंगे, कहते हुए पोता अंश नाचने लगा। रसोई में खाना पकाती छोटी बहू यह सब बातें सुन रही थी।
खाना छोड़कर तुरंत अपने पति की ओर भागी। गौरव, जो टेंट और कैटरिंग वालों का हिसाब करके वापस आ रहा था, अपनी पत्नी को देखते ही बोला, अरे क्या हुआ, भागते क्यों आ रही हो? कोई आसमान टूट पड़ा क्या? ऐसा ही कुछ समझो। क्या मतलब? अरे बड़े भैया माँ और बाबूजी को अपने घर ले जाने के लिए कह रहे थे, तो बाबूजी भी मान गए। अब सारा रिटायरमेंट का पैसा बड़े भैया हड़प ले जाएंगे और आप हाथ मलते ही रह जाएंगे। देख लेना। ऐसे कैसे ले जाएंगे? मैं अभी बाबूजी से बात करता हूँ, कहते हुए गौरव बाबूजी के पास पहुँच गया। बाबूजी, अब हम आप दोनों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। अब आप लोग हमारे साथ ही चलेंगे। अपना सामान पैक कीजिए। अंदर आते ही गौरव बोला तो छोटी बहू भी पीछे पीछे आ गई। बाबूजी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अब तो रोहित के साथ जाने का हमारा प्रोग्राम बन चुका है। यह सुनकर गौरव के चेहरे पर उदासी छा गई। छोटे बेटे की उदासी माँ बाबूजी से देखी न गई। दोनों अपने कमरे में जाकर कुछ बात करने लगे। फिर कुछ देर बाद बाहर निकले तो बोले, बच्चों हमने एक फैसला किया है। बेटे बहुएं बड़ी फुर्ती से उन दोनों की ओर दौड़कर आए तो बाबूजी बोले, हमारे दोनों बेटे हमसे कितना प्यार करते हैं, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक ही समय पर हम दोनों के घर तो नहीं रह सकते ना, इसलिए हमने सोचा कि हम 6 महीने नितिन के पास रहेंगे और 6 महीने गौरव के पास। मुझे लगता है हमारा फैसला सबको पसंद आएगा। दोनों बेटे बहुओं को यह फैसला पसंद आता है। नरेश जी नितिन के साथ घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही नितिन का बेटा अंश अपने दादा दादी का सामान जल्दी से अपने कमरे में ले जाता है। दादा दादी तो आज से मेरे साथ रहेंगे, कहते हुए अंश खुशी से उछल रहा था। अपने बेटा बहू और पोते का साथ पाकर नरेश जी की रिटायरमेंट की खुशी 2 गुनी हो गई। घर में सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध थे। बेटा और बहू दोनों उनके सम्मान में जुटे रहते। बहू उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का सारा ध्यान रखती और उधर बेटा कहता, बाबूजी हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें आप जैसे माँ बाप मिले। बड़े बूढ़ों की सेवा करने को नसीब वालों को ही मिलती है। नरेश जी और ममता जी अपने बच्चों की बातें सुनकर गदगद होते। बेटा बहू उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरा शहर घुमाने ले गए। विभिन्न दर्शनीय स्थल वह स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। ममता जी बहू बेटों की बुराइयां करने वाली अपनी पड़ोसनों के बारे में कहती कि वह लोग बहू को सताती होंगी, तभी उनकी बहुएं उनकी बात नहीं मानती होंगी। मेरी बहू को मैं बेटी मानती हूँ, तभी तो वो मुझे पूरा सुख और आराम देती है। नरेश जी भी बेटों की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। लोग तो यूं ही डरते हैं कि शादी के बाद बेटा अपना नहीं रहता, पत्नी की ही बात मानता है। हमारा बेटा देखो शादी के बाद भी श्रवण कुमार है, सब संस्कारों का खेल है। श्रीमती जी धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन नरेश जी और ममता जी अपने पोते के साथ बैठकर टेलीविज़न का आनंद ले रहे थे तो बड़ा बेटा नितिन उनके पास आया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे का पूरा रंग उड़ा हुआ था। पिताजी मैं बर्बाद हो गया, कुछ तो बताओ। नरेश जी तनावग्रस्त होकर उतावले हुए जा रहे थे। वह हमारा एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जो कि रिजेक्ट होकर वापस भेज दिया गया है। अब लाखों का उत्पाद कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगा। यह कैसे हो गया? बड़ी बहू चिल्लाई और अपना सर पकड़कर बैठ गई।
इस पर नरेश जी बोले, बेटा मुश्किल तो जीवन का हिस्सा है, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, तुम बस अपना धीरज मत खोना। नितिन को पिताजी यह सब बातें कह रहे थे, लेकिन मन ही मन वे स्वयं भी कुछ परेशान से थे। 2 दिन बाद जब सब लोग रात का खाना खा रहे थे तो नितिन बोला, पिताजी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पिताजी आपको मेरे बिजनेस के हालात जानते हैं, अब मुझे अपने बिजनेस को नए सिरे से जमाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे 8 लाख चाहिए। मुझे आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है वह मुझे आप कुछ समय के लिए दे दीजिए। काम दोबारा पटरी पर आते ही मैं उसे वापस कर दूंगा। नितिन हाथ जोड़कर नरेश जी के चरणों में बैठ गया। पिताजी मुझे आपका ही सहारा है। नरेश जी और ममता जी अपने बेटे की ऐसी हालत कैसे देख सकते थे। तो चिंता मत कर बेटा, कहते हुए नरेश जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। रिटायरमेंट में मिले हुए पैसे और बैंक की जमा पूंजी मिलकर 8 लाख हो जाएंगे। मुसीबत की घड़ी में मेरे बेटे को मेरी आवश्यकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। यह सोचकर बैंक में रखे सारे पैसे नितिन को सौंप दिए। नितिन अपने माँ पिताजी के पैर छूकर गया था। जाहिर करने लगा उसने वादा किया कि बिजनेस संभालते ही पैसे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम लौटा देगा। अपना फर्ज निभाकर माँ पिताजी राहत का आभास कर रहे थे। कुछ समय बीता तो एक दिन गौरव का फोन आ गया। माँ कैसे हो आप दोनों? आज मैं आप दोनों को लेने आ रहा हूँ। सामान पैक करके तैयार रहिएगा, आखिर हमें भी तो थोड़ी सेवा का मौका दीजिए। सुनते ही ममता जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं गौरव बेटा, तुम शाम को हमें लेने आ जाना, हम तैयार रहेंगे। फ़ोन रखते ही ममता जी ने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। शाम को गौरव और छोटी बहू उन्हें लेने आ गए, लेकिन नरेश जी का पोता अंश अपने दादा दादी को जाने नहीं देना चाहता था। कुछ दिनों में फिर मिलने आएंगे कहकर नरेश जी और ममता जी ने बड़ी मुश्किल से वहां से विदाई ली। सेवा करने में छोटा बेटा और बहू भी कुछ कम नहीं थे। छोटी बहू अपनी सास ससुर को बिस्तर पर ही खाने की थाली लाकर दे देती थी। उनके कपड़े अच्छे से धोकर इस्त्री करवा देती। रात को दूध का गिलास भी देकर जाती। दोनों पति पत्नी यह देखकर सोचते कि उनके बच्चों ने उन्हें धन्य कर दिया। एक दिन छोटी बहू के कहने पर गौरव ने पिताजी से कहा, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि हमने ये फ्लैट लोन लेकर खरीदा था। अपनी नौकरी में दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद किस्तें मैं अभी तक कितने ही भर रहा हूँ। यदि आप रिटायरमेंट के पैसे से कुछ मदद कर देते। तो सुनकर नरेश जी सोच में पड़ गए और अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। अपने सास ससुर की कुछ क्षणों की चुप्पी छोटी बहू के सब्र पर भारी पड़ रही थी। फिर भी उन्हें तिरछी नज़रों से देखते हुए उसने कुछ ना बोलना ही उचित समझा। कुछ सोच विचार कर नरेश जी ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता देना ही उचित समझा। रिटायरमेंट के पैसे और बैंक की बाकी जमा पूंजी उन्होंने नितिन को दी थी। यह सुनकर गौरव और छोटी बहू हैरान रह गए। इस बार छोटी बहू स्वयं को रोक ना पाई। आप लोगों ने अपनी सारी खून पसीने की कमाई नितिन भैया को दे दी? इतना तक भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके छोटे बेटे का भी हक है? बहू की बातें सुनकर नरेश जी हक्का बक्का रह गए। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, उन लोगों को पैसे की सख्त जरूरत थी। कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था उसे, और फिर
नितिन ने रुपया उधार ही तो लिया है। उसने मुझे वादा किया है कि जैसे ही दोबारा से कमाने लगेगा थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम वापस लौटा देगा। यह तो वक्त ही बताएगा पिताजी, कहते हुए गौरव भड़कता हुआ अपनी नौकरी पर चला गया और छोटी बहू जलते भुनते हुए रसोई में चली गई। नरेश जी और ममता जी बेटे बहू की बातें सुनकर सन्न रह गए। हमेशा माँ बाप से सम्मान करने वाले और सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार कैसे कर सकते हैं। उन दोनों के मन पर चिंता का बोझ आ पड़ा। नरेश जी अपनी पत्नी से बोले, ममता, हमने अपने बेटे की मदद करके क्या गलती की है? रुपया क्या बेटे से ज़्यादा कीमती था? सप्ताह में 1 या 2 बार नितिन अपने माँ पिताजी को फ़ोन करके हालचाल पूछता था, लेकिन कुछ समय बीत गया था, उसका फ़ोन नहीं आया। नरेश जी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब नितिन उन्हें पैसा लौटाएगा और उस दिन वह गौरव को दिखा देंगे कि अपने बड़े बेटे पर विश्वास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। उसके बाद भी 2 महीने बीत गए और नितिन का फ़ोन नहीं आया। नरेश जी ने नितिन को फ़ोन करके कुछ पैसे लौटाने के लिए कही, लेकिन नितिन ने यही कहकर फ़ोन रख दिया कि कुछ और समय लगेगा, अभी तंगी चल रही है और आप अभी कुछ महीने गौरव के पास ही रहिए। नितिन का इस व्यवहार का कारण उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते महीना बीत गया, लेकिन नितिन ने 1 रुपया भी नहीं लौटाया और ना ही उन्हें अपने साथ ले जाने आया। आखिर एक दिन नरेश जी ही नितिन के घर चले गए और अपने रुपयों के बारे में पूछ लिया, तो जवाब में नितिन शेर की तरह गुर्राने लगा। आप लोग कैसे माता पिता हैं? बेटे के दुख में भी आपको अपना पैसा प्यारा है। अभी तो काम कुछ संभालने लगा है, अभी इतना सारा पैसा निकाल लूँगा तो आगे काम कैसे चलेगा? बड़ी बहू यह बातें सुनकर बाहर आई और कहने लगी, बाबूजी, आपके पास रुपयों की कमी है क्या? वैसे भी तो पैसा बैंक में ही पड़ा था। यह पैसा लेकर हम लोग कोई सुख सुविधा का सामान तो जुटा नहीं रहे हैं, आपके बेटे के काम ही आ रहा है। बहू और बेटे की बात सुनकर नरेश जी हड़बड़ा गए। रुपये के साथ साथ तो उनका मान सम्मान भी चला गया। दोनों में से किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा और नरेश जी अपमान का घूंट पीकर वापस आ गए। रात को गौरव आया। आते ही पिताजी से पूछा, पिताजी पैसे मिल गए? नरेश जी कसम में पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। फिर कुछ सोच कर बोले, वो नितिन कह रहा था कि काम कुछ संभल जाएगा तो पैसा दे देंगे। पिताजी, आप यह जो नजरें झुकाकर बात कर रहे हैं ना, साफ साफ पता चल रहा है कि भैया ने इनकार कर दिया है पैसे देने से। आंसुओं से भरी आंखें लिए नरेश जी बोले, बेटा तू ठीक ही कह रहा था, नितिन रुपए वापस ही नहीं करना चाहता। मैं जानता था यह सब बड़े भैया की चाल थी। आपसे पैसा हथियाने के लिए सब ढोंग किया था उन्होंने। यह सुनते ही छोटी बहू, जो कब से अपने होठ सिले बैठी थी, ऐसा तो नहीं चलेगा, एक बेटे पर इतनी मेहरबानी और दूसरा बेटा हाथ मलता रह जाए। आप तो दोनों बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि माँ बाप को सभी बच्चे एक समान प्रिय होते हैं। सुनकर नरेश जी को अपराध बोध होने लगा। ऐसा नहीं है बहू, हमारे लिए तुम सब समान हो तो ठीक है। यदि ऐसी बात है तो आपकी गांव वाली दुकान मेरे नाम करवा दीजिए। गौरव बोला, बेटा हमने सपने में भी ना सोचा था कि हमारे बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे। ममता जी ने कहा तो नरेश जी बोले, नहीं ममता,
यदि बेटे बहू ने हमसे प्यार का सबूत मांग लिया है तो ठीक है, मैं कल ही गांव वाली दुकान गौरव के नाम कर। नरेश जी के इतने कहने की देर थे कि गौरव और छोटी बहू के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आखिरकार उनकी चाल भी कामयाब हो गई थी। अपने कमरे में जाने के बाद ममता जी और नरेश जी से कहा, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना कहाँ की समझदारी है जी। मैं क्या करता ममता, मेरे सामने और कोई चारा ही न था। लेकिन जरा ये भी तो सोचिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। कोई बात नहीं ममता, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जो हमारी मृत्यु के बाद उन्हें मिलना था वो पहले ही मिल गया। फिर कुछ दिनों में इस महीने की पेंशन भी आ जाएगी और दुकान का किराया भी। कुछ दिन बीत गए लेकिन दुकान का किराया नहीं आया तो नरेश जी ने किराएदार को फ़ोन लगाकर किराए के बारे में पूछा। किराया तो दे दिया है मैंने, नरेश जी के किराएदार ने कहा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। आपने किसे दिया है? दुकानदार के नए मालिक गौरव को। किराएदार का जवाब सुनकर नरेश जी को जैसे एकदम झटका सा लगा। पति पत्नी दोनों मानसिक वेदना से गुजर रहे थे। घर तो पराया लगता ही था, अब तो अपना खून भी पराया हो चुका था। ममता जी ने वापस घर जाने की बात की तो नरेश जी कहने लगे, अपने बेटों के साथ कितनी शान से निकले थे, हम वहीं वापस जाएंगे तो जग हंसाई होगी। अगले दिन सुबह सुबह उनकी बेटी का फोन आया, माँ बाबूजी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। खुशी जताते हुए बेटी गौरी की आवाज़ सुनी तो कुछ देर के लिए उदासी छोड़कर दोनों के चेहरे खिल उठे। इतने दिनों की परेशानी में दोनों भूल ही गए थे कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। अच्छा किया बेटा तूने जो फ़ोन किया, हमें तो याद ही नहीं था। अब याद आ गया है तो आज मैं तुम्हारी माँ के साथ मंदिर में माथा टेक आता हूँ। दरअसल शादी की हर सालगिरह पर नरेश जी और ममता जी भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर जाया करते थे। चलिए श्रीमती जी तैयार हो जाइए। होठों पर मुस्कुराहट लिए नरेश जी ने कहा तो ममता जी भी खुशी से तैयार होने लगी। जल्दी मंदिर जाकर माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया। साथ बीते कुछ सुहाने पलों को याद करते हुए कुछ देर सुकून से बैठे। वापस आने के लिए जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगे, अचानक नरेश जी का पैर फिसला और सारी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। बेटे बहुएं भी वहां पहुंच गए, लेकिन उनके दिमाग पर गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। ममता जी यकीन नहीं कर पा रही थी कि कुछ ही समय पहले हंसते बतियाते नरेश जी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्हें गहरा सदमा लगा। बेटी को जब इस बात का पता चला तो रोती बिलखती अपने पति के साथ वह भी पहुंच गई। नरेश जी का क्रियाक्रम कर दिया गया। नरेश जी तो चले गए, लेकिन ममता जी का जीवन अब कष्टों में गुजर रहा था। अब वह हर चीज के लिए बेटों के ऊपर आश्रित हो गईं। सब कुछ तो अपने बेटों को दे चुके थे नरेश जी, अब तो ममता जी पाई पाई की मोहताज हो गईं। और उधर कुछ कारणों से नरेश जी की पेंशन भी मिलने में देरी हो रही थी। माँ के दुख को समझते हुए बेटी कभी कभार अपनी माँ की ज़रूरत का सामान ले आती थी। ममता जी मन ही मन सोचती कि दोनों बेटों के होते हुए भी उन्हें बेटी पर आश्रित रहना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद जब पोते का जन्मदिन आया तो नितिन माँ को अपने घर लेकर आया, लेकिन
पोते अंश को उपहार में देने के लिए तक भी उनके पास कुछ भी नहीं था। अपने पोते के जन्मदिन के अवसर पर वह शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। इतना ही काफ़ी नहीं था, अब तो दोनों बेटे भी माँ की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे थे। बेटी गौरी को जब इस बात का पता चला तो वह माँ से मिलने आ पहुँची। माँ, आप मेरे घर चलिए, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी। मैं आपको इस हालत में अब और नहीं देख सकती। कहते हुए गौरी रो पड़ी, लेकिन ममता जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, उम्र के इस पड़ाव में मैं बेटी पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। कहते हुए ममता जी अपना सामान पैक करने लगी और बेटी गौरी ने भी उनकी मदद की और अपनी माँ को वापस उनके घर ले गई। 2 दिन अपनी माँ के साथ रहकर गौरी अपने घर लौट आई, लेकिन हर समय बेटों द्वारा दिए गए घाव उन्हें पीड़ा देते रहते। गौरी समय समय पर अपनी माँ का हालचाल जानने आ जाया करती थी। एक दिन शाम को जब गौरी अपने माँ से मिलने घर आई तो देखा ममता जी नरेश जी की आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। हाथ में नरेश जी की तस्वीर लिए गौरी आते ही बोली, ना जाने क्यों दिल बैठा जा रहा था तो सोचा आपसे मिलने ही आ जाऊं। लेकिन गौरी यह देखकर हैरान थी कि उसके आने पर माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। माँ, ओ माँ, कहाँ को खो गई? गौरी ने माँ को जैसे ही हाथ लगाया तो ममता जी निहाल होकर कुर्सी से गिर पड़ी। उनके प्राण निकल चुके थे। आज बूढ़ी माँ दुनिया से नहीं बल्कि अपने बेटों से ही हार गई। यह खबर गौरी ने अपने दोनों भाइयों को दी, लेकिन दोनों में से कोई भी गांव नहीं आया, क्योंकि वह जानते थे कि गांव वाले उन्हें बातें सुनाने में बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेंगे। गौरी ने कुछ टाइम अपने भाइयों का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आए। तब गांव वालों के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाया। गांव वाले लोग दोनों भाइयों पर थू थू कर रहे थे। तो दोस्तों, ममता जी के दोनों बेटों ने ममता जी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।